ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 43% है। जी हाँ, हाल ही में MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़ों पर इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत ही आंख खोल देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस डेटा ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। कोयम्बटूर और मदुरई जैसे शहर महिलाओं की हिस्सेदारी यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में देश के बड़े बड़े मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या खास है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्य नहीं कर पाए? और क्या ये सिर्फ फैक्ट्रियों का बजट का खेल है या इसके पीछे हॉस्टल और सेफ्टी जैसी बुनियादी चीजों का सीक्रेट छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे तमिलनाडु के इस वुमेन मॉडल का पूरा सच और राजनीति में उतरे अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के लिए इसके लिए क्या मायने हैं। भारत के 46 सबसे बड़े शहरों की सूची में तमिलनाडु का कोयम्बटूर 41.3% और मदुरई 37% महिला कार्यबल हिस्सेदारी के साथ टॉप पर है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 27.7% है। गुजरात का सूरत शहर 40.6% के साथ इन दोनों के बीच खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है। 2013 से 14 में तमिलनाडु में इस सेक्टर की कुल महिला कर्मचारियों में से 20% महिलाएं थी, लेकिन 2023 से 24 तक यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक यह आंकड़ा 43% पर पहुंच गया है। पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों में सीधे काम करने वाली लगभग 34,500 महिलाओं में से 14,814 महिलाएं अकेले तमिलनाडु में हैं। अब आप सोचेंगे तो क्या गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पिछड़ गए हैं? बिल्कुल हाँ। जहां तमिलनाडु का शेयर बढ़ा, वहीं महाराष्ट्र का शेयर 24% से घटकर सीधा 6% पर आ गया है। कर्नाटक का शेयर 11% से गिरकर 8% रह गया है। गुजरात का शेयर पिछले 10 सालों में 10% पर ही अटका हुआ है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा और जमीन तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कम नहीं है, फिर वहां महिलाएं काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। उदयती फाउंडेशन की एक स्टडी बताती है कि भारत में 80% महिलाएं सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं या रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि उनके पास काम की जगह के पास सुरक्षित और सही रहने की जगह नहीं होती है। तमिलनाडु ने इसी नस को पकड़ा। राज्य सरकार ने महिलाओं के हॉस्टल्स को मुफ्त की रेवड़ी या सिर्फ समाज कल्याण यानी कि वेलफेयर की योजना नहीं माना, बल्कि इसे आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाया। तमिलनाडु में दो तरह का मॉडल काम करता है। पहला, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क्स, फैक्ट्रियों के ठीक पास बने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डॉर्मेटरीज। दूसरा, थोजी हॉस्टल्स, तमिलनाडु वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जाने वाले 100 में से 150 बेड के छोटे सुरक्षित हॉस्टल। हाल ही में ICRIER के एक पेपर जो दिसंबर 2024 में था, उसमें बताया गया कि पूरे भारत के कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में से आधे हॉस्टल्स अकेले तमिलनाडु और केरल में हैं। जब सरकार हॉस्टल और सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेती है तो कंपनियों को बस फैक्ट्री लगानी होती है, बसों का भारी खर्च नहीं उठाना पड़ता। और यही वजह है कि फॉक्सकॉन जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां तमिलनाडु का रुख करती हैं। लेकिन यहाँ पर ठहरिए, क्या सिर्फ हॉस्टल बना देने से फैक्ट्रियां चलने लगेंगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। उदाहरण देख लीजिए केरल का। केरल में हॉस्टल्स की कमी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में महिलाओं का शेयर 8% से घटकर 6% हो गया है, क्योंकि वहां उस स्तर की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियां ही नहीं आई। दूसरी तरफ कर्नाटक को देख लीजिए। जब देवनहल्ली में फॉक्सकॉन के विशाल प्लांट ने 30,000 लोगों को हायर करना शुरू किया, जिसमें 80% महिलाएं थी, तब जाकर वहां बाद में हॉस्टल्स बनाने की सुध ली गई। यानी कर्नाटक का मॉडल रिएक्टिव रहा, जबकि तमिलनाडु ने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखा। हालांकि एक सच ये भी है कि कई रिपोर्ट्स में तमिलनाडु के इस मॉडल को चीन के वुमेन लेड मैन्युफैक्चरिंग जैसा कहा जाता है, जो पूरी तरह साबित नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नया डेटा दिखाता है तमिलनाडु भारत में चीन के महिलाओं के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को कॉपी करने के सबसे करीब है, जबकि दूसरे राज्य बहुत पीछे हैं इस मामले में। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। क्या नौकरियां बढ़ने का मतलब बेहतर नौकरियां भी हैं? MOSPI और सरकारी डेटा के मुताबिक कम सैलरी,
चेन्नई में कामकाजी महिला की औसतन महीने की सैलरी 22,919 2025 का डेटा है, जो देश के 10 लाख से ऊपर आबादी वाले बड़े शहरों के औसत 23,707 से थोड़ी कम है। कोयंबटूर में 19,149 और मदुरई में 18,247 में तो ये और भी कम है। सेक्टर की सैलरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में औसतन सालाना कमाई 2.45 लाख है, जो तेलंगाना के 4.46 लाख के मुकाबले आधी ही है। सख्त नियम। इन हॉस्टल्स में आज भी हॉस्टल टाइमिंग्स और पाबंदियों को लेकर लड़कियों की आजादी सीमित रहती है और शादीशुदा महिलाओं को फैक्ट्रियों में जॉब मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अधूरा डेटा। MoSPI का डेटा सिर्फ 2011 की जनगणना वाले 10 लाखी शहरों को गिनता है, जबकि तमिलनाडु के असली नए हब जैसे होसूर, ओरागदम और ईरोड तो इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। यानी असल संख्या और बड़ी हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा रही है। अभिनेता से राजनेता बने सीएम विजय के लिए ये रिपोर्ट एक बड़ा मुद्दा प्रस्तुत करती है। उनके सामने चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि डीएमके सरकार के इस हॉस्टल और फैक्ट्री मॉडल को बनाए रखें, बल्कि असली चुनौती ये भी है कि महिलाओं की सैलरी कैसे बढ़ाई जाए और इन नौकरियों को सिर्फ कम वेतन वाली असेंबली लाइन जॉब से निकालकर हाई पेइंग और बेहतर क्वालिटी जॉब्स में कैसे बदला जाए। तमिलनाडु ने यह तो साबित कर दिया है कि महिलाओं को घर से बाहर फैक्ट्री तक लाने के लिए सुरक्षा और हॉस्टल सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन क्या बाकी राज्य इस मॉडल से सीख लेंगे और क्या तमिलनाडु अपनी महिलाओं को बेहतर सैलरी दे पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि तमिलनाडु ने चीन को कॉपी किया है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।